नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पे। तो बाजार ने भले बढ़त गवाई हो, लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें आज न्यूज का कंप्लीट ट्रिगर आपको दिखाई दे रहा है। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ हैं अभिषेक और डिम्पी। आज तो ऑटो में टाटा मोटर्स के जहां अच्छे नंबर्स आए, आईटी पैक के नंबर्स से पहले एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। और कुछ स्पेसेस जो रियल एस्टेट सेंसिटिव, जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है, जैसे रियल एस्टेट, वहां एक अच्छी बढ़त है। तो सिलेक्टिव पॉकेट्स में तो आपको, हालांकि गेंस जरूर इरोड हुए हैं, जिन लेवल्स के पास आप खुले थे दिन भर में जो मूव हुई वो इरोड हुई हैं। पीएसयू बैंक्स इस पर सबसे बड़े ड्रैगर दिख रहे हैं, लेकिन बाजार को निफ्टी, हम सुबह भी बात कर रहे थे कि निफ्टी में आज पोजीशनिंग एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी बेटर दिख रही है, और सहारा उसको सबसे बड़ा आईटी से मिल रहा है, जहां इस हफ्ते नंबर्स बड़े आने हैं। टीसीएस के नंबर्स हैं, इन्फोसिस के नंबर्स हैं, और दूसरा बड़ा सपोर्ट आपको मिल रहा है ऑटो में भी, एक्चुअली टाटा मोटर्स से ही सिर्फ। अदरवाइज तो सारा ऑटो पैक इतना वाइब्रेंट नहीं है, लेकिन टाटा मोटर्स के स्ट्रॉन्ग जेएलआर के बिजनेस अपडेट्स के बाद, Q3 के अपडेट्स के बाद और फ्री कैश फ्लो की बात के बाद उसमें एक बड़ी मूव आपको दिखाई दी है। लेकिन ट्रेडर स्क्रीन इस वक्त कैसी दिख रही है डिम्पी? 17,600 जो एक बड़ा जोन था ना, सपोर्ट जोन था, क्योंकि 17,600 की कॉल में भी और पुट में भी आज सुबह में हम बात कर रहे थे, वहां दोनों साइड एक्शन था। तो एक रेंज बाउंड सेशन हालांकि दिख तो जरूर रहा था, लेकिन एक अहम सपोर्ट भी दिख रहा है। बैंक निफ्टी ने हालांकि अच्छा खासा ड्रैगर आज दिन भर में रहा है। इस वक्त ट्रेडर्स किस तरह की पोजिशनिंग बना रहे हैं? क्या नीचे की पुट्स भी ओपन हुई है? देखिए, दो चीज़ हमने सुबह आपके सामने बात रखी थी। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको उतनी खुशी होगी, और अगर फेल हो जाते हैं तो उतना ही दुख होगा, क्योंकि पीछे मेहनत की हुई है। मार्केट ने बहुत मेहनत की है 17,600 तक शॉर्ट कवरिंग लेके आने की, तो मार्केट पास तो है, लेकिन बैंक निफ्टी रियल हीरो यहाँ पे और रियल कल्प्रिट साबित होगा। मैंने सुबह भी आपके सामने बात रखी थी, आज बाजार कभी नीचे नहीं आता, यानी कि इस तरह का 4 पॉइंट आप नहीं देखते अगर बैंक निफ्टी ड्रैग नहीं कर रहा होता। बैंक निफ्टी ने एक काम और कर दिया आपके लिए, उसने 40,800 की सपोर्ट भी ब्रेक कर दी है निफ्टी से पहले, जबकि निफ्टी की मेगा सपोर्ट अभी 17,500-400 वाली है, और अब बैंक निफ्टी 40,800 ब्रेक कर चुका है। तो आप ये बात देख रहे हैं, जो वीकनेस है ना वो बैंक निफ्टी पे ज्यादा है। एक एक करके मैं ट्रिगर और एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, वो आएगा। निफ्टी की आज की जो रेंज है वो 500-800 वाली बरकरार है, बट बैंक निफ्टी की जो रेंज थी 40,800 वो अभी अभी ब्रेक हुई है, और 41,200 का रेजिस्टेंस और पक्का हो गया। तो अब आपके लिए मुश्किल है बैंक निफ्टी को यहाँ पे, आज सिर्फ डैमेज कंट्रोल भी हो जाए ना तो बैंक निफ्टी जीत जाएगा। एक एक करके मैं पॉइंट रखता हूं। पहला, 5वां दिन है जब मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग ताजा खरीदारी होती दिख रही है, लेकिन 5वें दिन आते आते फेड हो रहा है, मार्केट फेड हो रहा है। नया हफ्ता भी है, इसके अंदर जो आपको स्ट्रेंथ चाहिए वो स्ट्रेंथ थोड़ी विजिबल नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मार्केट शायद थोड़ा दायरे में रहेगा। एडवांस डिक्लाइन की रेशो, पीसीआर की रेशो, ये सभी चीजें, ऑप्शंस का डाटा, ऑप्शन चेंज जिसको हम टिपिकली कहते हैं, ये सब ये कह रहे हैं कि मार्केट एक रेंज में रह सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आईटी के 2 बैक टू बैक बड़े नंबर हैं 12-13 तारीख को, टीसीएस और इन्फोसिस। ये मार्केट की नई दिशा को तय कर सकता है, ये इंडेक्स को मैनेज कर सकता है, क्योंकि वेटेज वाले शेयर्स हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको नोटिस करने चाहिए अगर आप इंडाइसिस को ट्रेड कर रहे हैं, या फिर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं इस समय अलग अलग स्टॉक्स को। तो एक और पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा, ऑटो रियल एस्टेट के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। ये एक बड़ी वजह है कि आपको रोल ओवर भी अच्छा मिला और बैक टू बैक पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी अच्छा आ रहा है। जैसे टाटा मोटर्स के अंदर आज पॉजिटिव न्यूज फ्लो आया, और रियल एस्टेट के अंदर एक क्वार्टर में सबसे ज्यादा अगर इनफ्लोज किसी सेक्टर्स में आए हैं तो रियल एस्टेट के अंदर आया। और हमने आपको हमेशा बताया कि ग्राउंड की रिपोर्ट रियल एस्टेट की काफी स्ट्रांग है बनस्पत आप शेयर्स के मुकाबले, अगर आप चेक कर रहे हैं तो। इसके अलावा अगर आप हम सेटअप में जाके देखेंगे तो आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट से 2 चीजें बड़ी अवेटेड है। फर्स्ट अवेटेड है कि सीपीआई के नंबर यूएस में कैसे आते हैं, यानी कि उनकी इन्फ्लेशन के नंबर, और उसके बाद वहां पे फेड के मिनट्स क्या कहते हैं। ये दोनों भी ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से बाजार की दिशा और दशा इस समय तय करने में काफी बड़ा रोल अपनाएंगे। तो मार्केट के पास 2 इंपॉर्टेंट बातें होगी। फर्स्ट, अर्निंग्स का यह हफ्ता, छोटा हफ्ता बट गंभीर हफ्ता। दूसरा, मार्केट थोड़ा थका हुआ है, इसलिए इंडाइसिस पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्लैट, इन तीनों में जो भी रखेगा रेंज में रखेगा। और तीसरी बात जो ग्लोबल मार्केट से मैं बता रहा हूं कि फेड के मिनट्स और इन्फ्लेशन के नंबर, ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज जो अभी अभिषेक हेडलाइंस में पढ़ रहे थे उसको भी तवज्जो अब वापस से दे देनी चाहिए, वो है स्काईमेट का अनुमान। वो कह रहे हैं 94% बारिश होगी। आज अगर आप सेक्टोरियली चेक कर रहे हैं ना तो एफएमसीजी सबसे कमजोर है। ये एफएमसीजी के लिए अच्छी बात नहीं है, हालांकि वेटेज उसकी ज्यादा नहीं है इंडाइसिस को संभालने में, बट एफएमसीजी के लिए अच्छी बात नहीं है। ये कुल मिला के मार्केट का सेटअप और ट्रेडिंग स्क्रीन हमने आपके सामने रखी है। प्रियंका।
क्या डिम्पी, तो ये तो एक ट्रेड सेटअप रहा, मार्केट का सेटअप इस वक्त आप इंडाइसिस के लिहाज से देख रहे हैं, सेक्टर की भी कई सारी चीजें हाईलाइट की यहाँ डिम्पी ने। आप एक फंडामेंटल नजरिया बाजार पर लेते हैं। सिद्धार्थ खेमका हमारे साथ एमओएसएल से हैं, उनसे समझते हैं कि वो इस वक्त बाजार पर क्या रीडिंग रख रहे हैं। गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ, स्वागत है आपका। बाजार में एक व्यू ये तो समझ आ ही रहा था पिछले हफ्ते से, जब हम एक शॉर्ट कवरिंग का बाउट देख रहे थे तो ये तो क्लियर दिख रहा था कि वो सारे स्टॉक्स जो ग्रोथ स्टॉक्स थे, जो हाई इन्फ्लेशन के चलते, इंटरेस्ट रेट के हाई सिनेरियो के चलते इफेक्टेड हुए थे, वहां पर फिर से एक रिन्यूड इंटरेस्ट दिखने को मिला। आज भले ही बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स नीचे हो, लेकिन पिछले हफ्ते आप बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स को देखें, जितने भी हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं उन सभी स्टॉक्स में एक फिर से रिन्यूड इंटरेस्ट तो दिखाई दे रहा है। अभी क्या व्यू बन रहा है बाजार पर? जी प्रियंका, वेरी गुड आफ्टरनून। शुक्रिया अपने शो में बुलाने के लिए। अगर आप देखें मार्केट का ओवरऑल व्यू तो डेफिनेटली ये जो पिछले कुछ महीनों से जो ग्लोबल एक एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस था, अब इस हफ्ते से फिर हमारे जो तिमाही नतीजों पे इन्वेस्टर्स का फोकस आ जाएगा। जो टीसीएस और इन्फोसिस के बड़े नतीजे आएंगे, उसके बाद एचडीएफसी बैंक का नतीजा आएगा। पिछले हफ्ते हमने देखा जो बड़े कंपनीज ने अपना बिजनेस अपडेट दिया, उसके ऊपर काफी रिएक्शन था। तो जो फाइनेंशियल्स हैं, बैंक्स, एनबीएफसीज, उन्होंने अपना बिजनेस अपडेट दिया, काफी स्ट्रॉन्ग अपडेट था, जिसको लेकर उन स्टॉक्स में भी काफी फोकस आया। आरबीआई ने एक सरप्राइज जो पॉज ले लिया, उसके वजह से भी फाइनेंशियल्स और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स पे काफी फोकस था। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो शॉर्ट कवरिंग जो एफआईएस का था, ये सारे न्यूज फ्लोज जो आपको बिजनेस अपडेट्स थे, इन सारे ने निफ्टी में एक अच्छी मार्केट में एक अच्छी बढ़त एक बहुत ही कम समय में दे दी है। अगर ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो हमारा तो अनुमान है कि ये क्वार्टर जो है जो नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स ग्रोथ होगा। टॉप लाइन में डेफिनेटली एक ग्रोथ स्लो डाउन है। हमारा अनुमान है ओवरऑल निफ्टी में सेल्स करीबन 9 से 10% ग्रो होंगे, बट उसके सामने मार्जिन एक्सपेंशन की वजह से जो एबिटा और नेट प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं 15 से 17% का ग्रोथ का अनुमान है। तो ये जो ग्रोथ है वो पिछले 3 क्वार्टर से कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो मार्केट में भी एक ठहराव है। इस ग्रोथ को मेजरली 2 सेक्टर्स ड्राइव करने वाले हैं। उसमें से बैंकिंग फाइनेंशियल्स जो है वो सबसे पहला है। 70% जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है वो इन्हीं स्पेस से आएगा, और जो दूसरा स्पेस है वो है ऑटो अनदर 20% जो है कंट्रीब्यूशन। सो आपका 90% जो अर्निंग्स ग्रोथ है ये 2 सेक्टर कंट्रीब्यूट करेंगे, और यहीं आपको अच्छे नंबर्स जो तिमाही नतीजे देखने को मिलेंगे। हमने बैंकिंग फाइनेंशियल्स का बिजनेस अपडेट देख लिया। अब ऑटो स्पेस में भी अगर आप टाटा मोटर्स की बात करें, उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस अपडेट दिया। तो ये 2 स्पेस है जहां पे आप पॉजिटिव नतीजे लेके चल सकते हैं। बट एक जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं जाकर मार्केट को रुकाने का या ठहराव देने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि ग्लोबल कंसर्न्स अभी तक गए नहीं है। चाहे वो आप इन्फ्लेशन की बात करें, चाहे वो एक और यूएस फेड इंटरेस्ट रेट हाइक की बात करें, चाहे वो इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात करें, तो ये सारे अगर आप रखते हैं तो यहाँ मार्केट हमें लगता है कि 17,800 18,000 पे कहीं ना कहीं जाके रुक सकता है। ठीक है, तो 18,000 के पास जाकर मार्केट रुक सकता है। सिद्धार्थ जी, अभिषेक बोल रहा हूँ। आपने ऑटो को भी अपनी फेवरेट सेक्टर्स की लिस्ट में शामिल किया है, और देखिए हम लगातार ये चर्चा भी करते हैं कि बाजार अब क्या है कि आगे के इवेंट्स पर ज़्यादा फोकस करता है। तो ये जो नंबर्स आएंगे ये तो मार्च तक के आ जाएंगे, लेकिन आज जिस तरह से स्काईमेट का अनुमान आया है कि सामान्य से कम बारिश होगी, हम देख रहे हैं कि ऑटो में अगर हम 2 खेमों को देखें, अगर हम 2 व्हीलर को अलग कर लें, 4 व्हीलर को अलग कर लें, तो 4 व्हीलर की तस्वीर तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक है, वहाँ से डिमांड भी आ रही है, चीज़ें भी सुधर रही हैं। लेकिन 2 व्हीलर जिनकी डिमांड कहीं ना कहीं रूरल सेल्स से ड्राइव होती है, रूरल इकोनॉमी से काफ़ी इम्पैक्टेड होते हैं, आपको लगता है कि मॉनसून थोड़ा सा और स्पॉल स्पोर्ट करेगा, थोड़ा सा माहौल बिगाड़ने का काम करेगा इनके लिए? जी अभिषेक, बिल्कुल एकदम आपने सही पकड़ा। अगर हमारे ऑटो स्पेस की बात करें तो हमारा जो प्रेफरेंस है वो 4 व्हीलर्स, सीवीज, फिर आप ये जो ट्रैक्टर्स एंड 2 व्हीलर्स के ऊपर आता है। तो हमारा जो प्रेफरेंस है वो 4 व्हीलर्स एंड सीवीज के प्रति है। हमने देखा बजट में भी गवर्नमेंट का केपेक्स फोकस पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे बहुत था, तो हमें लगता है कि सीवी साइड में जो रिकवरी है वो इस साल देखने को मिलेगी। पैसेंजर व्हीकल्स में अच्छा ग्रोथ है। जो हमने एक रिसेंटली अपना एक रिपोर्ट निकाला था जिसमें हमने देखा कि पिछले जो 3-4 सालों से जो ओवरऑल ऑटो क्षेत्र को जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक एक करके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो था आपका हायर कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, अब वो अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है ओवरऑल, एंड स्पेशली ऑन द कार्स
पैसेंजर व्हीकल साइड, जहां पे ग्रोथ डिमांड काफी बड़ा है। कंपनीज ने भी कॉस्ट एब्जॉर्ब किया है, थोड़ा बहुत पास ऑन किया है, अब वो नॉर्मलाइज हो गया है, तो जिसकी वजह से भी अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है। रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हुए हैं, जिसका बेनिफिट मिल रहा है। और एक जो सबसे बड़ा इशू था सप्लाई चेन का, जो सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज, वो भी काफी हद तक अब ईज आउट हो गया है, जिसकी वजह से सप्लाई साइड कंसर्न्स भी अब निकल गए हैं। तो इन सबको अगर मिला के देखते हैं तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन, जो ये सेक्टर स्पेस बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था, अब ये सेक्टर थोड़ा सा हमें लगता है कि यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा। डेफिनेटली हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव ज्यादा पैसेंजर व्हीकल्स एंड सीवी साइड में रहेगा। ठीक है सिद्धार्थ, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप 18 स्वदेश को समय दे रहे हैं, क्योंकि आप रिटेल रिसर्च को अच्छे से क्लोजली देखते हैं, हेड भी करते हैं। तो इसलिए मैं ना एक रिटेलर का व्यू पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मान लीजिए 16,800 पे हमने बहुत तपस्या की और इसके बाद हम 17,500 600 अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये हमको बुक करके बाहर आ जाना चाहिए या फिर अभी बने रहना चाहिए? इसमें कुछ शेयर ऐसे भी होंगे जिनके मेरे लॉसेस कम हुए हैं, कुछ शेयर ऐसे भी होंगे जिनका मेरे पास अच्छा प्रॉफिट भी आया है। मैं अब ये चेक ना करूं, मैं एक झटके से इससे बाहर आ जाऊं, ऐसा कर सकता हूं क्या? जी डिम्पी जी, शुक्रिया। देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप अगर एज एन इन्वेस्टर आपका होराइजन क्या है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या एकदम 2 महीने 3 महीने पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको ये कॉल लेना पड़ेगा और आप ग्रेजुअली एग्जिट करिए। देखिए, इंडेक्स तो एक एग्रीगेट है, बट यहीं पे अगर आप इंडेक्स में आप देखें तो कुछ सेक्टर्स हैं या कुछ स्पेस है जहां पे अच्छा मोमेंटम है, मार्केट में इंटरेस्ट है, उन क्षेत्र में आप डेफिनेटली अभी बुक मत करिए। अभी बहुत अपसाइड है। स्पेसिफिक स्टॉक्स है जहां पे अच्छे मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। लार्ज कैप में अगर आप बात करें तो कैपिटल गुड स्पेस हो गया, बैंकिंग फाइनेंशियल्स हो गए, कुछ चुनिंदे ऑटो शेयर्स हो गए। सीमेंट स्पेस में हमने देखा कि काफी इंटरेस्ट है। अब ये नया सेक्टर जो काफी दिनों के बाद उभर रहा है वो है फार्मा स्पेस। वैल्यूएशंस में रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, स्टॉक्स बॉटम से टर्न आउट होके फेवरेबल। तो ये सब स्पेस में आप ग्रेजुअली प्रॉफिट बुक करिए, फुल एग्जिट मत लीजिए। अगर इसको छोड़ के कुछ सेक्टर्स है जैसे बहुत ग्लोबल कमोडिटीज है, ऑयल एंड गैस, मेटल्स, यहाँ पे आप डेफिनेटली अगर आप प्रॉफिट ले रहे हैं या आपका लॉस कम हुआ है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, और राइट सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे व्यूज हमारे व्यूज तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, तो ये तो फंडामेंटल जरिया रहा बाजार पर, लेकिन अब आज की ट्रेड स्ट्रैटेजी, बचे हुए 1 घंटे के लिए आपको, 1 घंटा भी नहीं, इनफैक्ट 45 मिनट के लिए क्या करना चाहिए, क्या पोजिशनिंग कल के लिए होनी चाहिए, ये सारी बातें हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक जो इस वक्त की अभी खबर आ रही है, आखिरी घंटे में बाजार में जो ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, तो बैंक्स तो वीक हुए हैं, बैंक्स में तो लगभग 200 सवा 200 पॉइंट्स की गिरावट दिख रही है। लेकिन निफ्टी 17,600 के पास ज़रूर 17,600 के ऊपर ही बना हुआ है। इनफैक्ट बैंक में निफ्टी जब हमने ओपन किया था शो, तो उस समय भी आपको 200-250 पॉइंट्स की गिरावट आपको दिख रही, यानी जिन लेवल्स के पास खुला था बैंक निफ्टी, वहां पर लगभग वहां से 300 सवा 300 पॉइंट्स की गेन्स तो इरोड हुए हैं। लेकिन अगर आप निफ्टी को देखें तो सुबह के जो लेवल्स थे वहां से लगभग 80 पॉइंट्स गिरा है। ठीक है, अब एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, हमारे साथ श्रीकांत चौहान भी हैं और हमारे साथ लक्ष्य भी हैं। उनसे समझते हैं कि इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या बाजार का सेंटिमेंट इस वक्त शॉर्ट साइड दिख रहा है। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। पहले श्रीकांत, आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त एक रेंज बाउंड सेशन ना आज सुबह से एंटिसिपेटेड लग रहा था, क्योंकि जिस तरह की पोजीशनिंग थर्सडे को हुई थी, कॉल भी पुट भी दोनों साइड एक्शन दिख रहा था और बहुत सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट एडिशन ऊपर की कॉल्स में दिख नहीं रहा था। लेकिन दिन भर ऐसा रहेगा बाजार, वो नहीं एक्सपेक्टेड था। अभी फिलहाल क्या पोजीशनिंग दिख रही है, क्या ये जो प्रेशर बैंक्स पर दिख रहा है और निफ्टी के भी गेन्स इरोड हुए हैं, तो नीचे की क्या पुट्स में एक्शन ज्यादा दिख रहा है? प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, अगर मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड को देखें तो मार्केट ने काफी अच्छी रैली कर ली है। मार्केट ऑलमोस्ट 17,700 के काफी क्रूशियल लेवल्स के करीब आ चुका है। और अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने स्पेशली बैंक स्टॉक्स में अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखी है। इनफैक्ट गुरुवार से ही देखे तो उनमें एक ट्रेंड दिख रहा था कि हायर लेवल्स पे बैंक स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे। और अगर आज के दिन में भी अगर आप देखें तो स्टेट बैंक या आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज स्टॉक्स उनके प्रीवियस क्लोजिंग के इनफैक्ट लोज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये काफी क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट थोड़ा और वक्त लेगा। मार्केट इसी रेंज के अंदर, यानी कि 17,700 से लेकर 17,500 के रेंज में
कंसोलिडेट होते हुए नजर आएगा। इनफैक्ट हमें लग रहा था कि मार्केट 17,600 के लेवल्स को तोड़ते हुए शायद 17,500 या 550 के लेवल्स भी छू लेगा, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है। तो शायद इसी रेंज में थोड़ा और वक्त निकाल रहा है मार्केट, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि जब तक मार्केट 17,500 तक नहीं आता है तब तक मार्केट में प्रॉपर करेक्शन नहीं होगा। और अगर यहाँ से अगर मार्केट में अगर रैली होती है तो मुझे लगता है जो आज के हाईज थे 17,680 या 670 के करीब, अगर उन लेवल्स के करीब अगर मार्केट आता है तो वहां पे कुछ और मुनाफा वसूल किया जा सकता है। बट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अभी भी रखनी चाहिए, लेकिन बाय ओनली इफ मार्केट फॉल्स टू इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स। तो 17,500 550 के रेंज में हम कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाएंगे। कि ऊपरी स्तर से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है क्योंकि 5 दिन की लगातार तेजी थी, आज छठे दिन भी कोशिश यही हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पर कंसोलिडेशन थोड़ी सस्टेन करने में मुश्किल है। लेकिन एक सेगमेंट ऐसा है जहां पर किसी थकान की कोई संकेत नहीं है, वो है रियल एस्टेट। बुनियाद बहुत मजबूत है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, आप जो भी शेयर उठा लीजिए वहां पर बढ़िया तेजी हो रही है क्योंकि Q4 के जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं कंपनीज की तरफ से, शोभा की तरफ से या फिर और भी कुछ गोदरेज प्रॉपर्टीज की तरफ से बहुत ही दमदार आए हैं और उसकी चलती तेजी हो रही है। लक्ष्य आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि तेजी ऑलरेडी काफी ज्यादा हो गई है, तो कंफ्यूजन ऐसे में ज्यादा हो जाता है कि अब अगर कोई रणनीति बनानी हो, कहीं नजर डालनी हो, तो वो शेयर कौन सा होगा? कहीं आपको अभी भी मौके दिख रहे हैं बाइंग के, अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी हो तो? मेरा ये भी रहेगा कि जो ये डिप आ रहा है ये अपॉर्चुनिटी है, अभी भी हम अप ट्रेंड में ही है। और अगर आप देखेंगे ओवरऑल स्ट्रक्चर तो 2 हफ्ते की बुलिशनेस के बाद थोड़ी बहुत करेक्शन तो बनता है, और जो करेक्शन हम देख रहे हैं वो थोड़ा बहुत और हो सकता है। निफ्टी का जो सपोर्ट है 17,550 पे इम्पोर्टेंट है और स्ट्रांग भी है, और बैंक निफ्टी का 40,550 600 के आसपास है। तो अगर ये जो डिप है अगर हम इसको देखें तो इसमें कोई ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आप देखें कि इसको ऐसा लग रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि यार फेड का इवेंट है, उससे पहले मतलब इन्फ्लेशन का डेटा है, उससे पहले हम निकल जाते हैं, तो ये थोड़ा सा कॉशन वाला सेल लग रहा है, ना कि कोई रियली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है सीरियस वाली। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी लोगों को ये उम्मीद है कि ये रैली कंटिन्यू रहने वाली है, और हो सकता है 18,000 18,200 के लेवल हम देख लें अगर इन्फ्लेशन डेटा अच्छा है। उम्मीद तो यही है कि जो रेट हाइक्स हुए हैं उनका असर दिखेगा, तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आना चाहिए मार्केट के लिए, और उसी को फैक्टर इन करके मार्केट ये जो डिप दे रहा है मुझे वैसा फील हो रहा है। तो इसके सपोर्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। ओवरऑल मेरे हिसाब से जो ये डिप है ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि सेलिंग इस तरीके की नहीं होती है। सेलिंग के एटलीस्ट एक बाउंस आना चाहिए, बाउंस नहीं आ रहा है, बस स्लो ग्राइंड ऑफ सेलिंग हो रही है। तो मेरे हिसाब से इस पे हम ज्यादा भरोसा ना करें, और डिप पे मैं नहीं कहूंगा कि डिप पे आप बाय भी कर लो, क्योंकि डर भी रहेगा लोगों के मन में, लेकिन अगले 2 दिन इंतजार कर लें और बहुत एग्रेसिव ट्रेड ना करें। बाउंस पे सेल होगा, लेकिन डिप पे इतना इजीली बाय नहीं होगा, तो ये चीज फिलहाल माइंड में रखें। अच्छा, आपसे रियल एस्टेट को लेकर भी मैं जानना चाह रहा था। रियल एस्टेट क्या कोई डिप का मौका देंगे, कहीं कोई करेक्शन आएगा? क्योंकि आज हमने देखा कि डीएलएफ के स्टॉक में भी भरपूर मोमेंटम है, 400 रुपए का आंकड़ा पार किया है। कहीं आपको इस पैक में कुछ मौके दिख रहे हैं क्या? कहीं कुछ खरीदारी करने की आप सलाह देंगे? मेरे लिए ये लक्ष्य आपको आवाज आ रही क्वेश्चन है? किसके लिए है? जी लक्ष्य बताएं, आपके लिए है सवाल। ओके, मेरे लिए है। सो अगर डीएलएफ की बात करूं मैं, तो डीएलएफ ऑलरेडी अच्छी खासी रैली दे दिया है, तो मैं इसको बहुत ज्यादा, और मेनली जो ये रैली था इसका ट्रिगर था जो रेट हाइक नहीं हुआ। तो रियल एस्टेट में काफी खुशी है, रियल एस्टेट सेक्टर में काफी स्टॉक चल चुके हैं, और जो बाउंस है वो काफी स्टीप है, तो मैं इसको तुरंत कैच करने की कोशिश नहीं करूंगा। थोड़ा बहुत डिप आता है, अगर 390 के आसपास डिप आता है डीएलएफ में तो ही एंट्री करें। इसको उड़ते हुए चेज ना करें, क्योंकि ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये मेरा व्यू रहेगा। ठीक है, तो रियल एस्टेट पे ऑलमोस्ट काफ़ी हमने क्वेश्चंस पता कर लिया और पूछ भी लिया कि इसके अंदर मोमेंटम किस तरह का आ रहा है। एक काम करते हैं, जरा हम शेयर पूछें बैक टू बैक, उससे पहले खुद मेहमानों ने जो अपने शेयर्स ढूंढ के लेके आए हैं, पढ़ के आए हैं, समझ के आए हैं, वो एक बार उनसे समझ लेते हैं। श्रीकांत, आपके ट्रेडिंग कॉल्स आप पहले जरा बता दीजिए। बिल्कुल। तो देखिए डिम्पी, हमें लगता है कि यहाँ पे आज हम एक जो नॉन हेवी वेट स्टॉक्स है उनमें हमने कुछ एक एक्टिविटी देखी है, स्पेसिफिकली वो स्टॉक्स में कि जहाँ पे
कई दिनों से ट्रेंड अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ करेक्शन भी हुआ था, जैसे कि ओएनजीसी है या एनटीपीसी है। हमें लगता है कि एनटीपीसी अभी भी करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग किया जा सकता है, जो 178 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है ये 183 या 184 के लेवल्स दिखा सकता है। 175 का स्टॉप लॉस रखे और एनटीपीसी को करंट लेवल से लॉन्ग करें। साथ ही साथ मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में एक्टिविटी देखने मिलेगी, लेकिन कई सारे स्टॉक अपने डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा फेवरेबल नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ एनबीएफसीज को ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे हमें लगता है कि ट्रेंड जारी रहेगा। और यहाँ पे हमें लगता है श्रीराम फाइनेंस ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे लॉन्ग करें 1305 1304 के करीब। और ये स्टॉक हमें लगता है कि 1350 1360 के लेवल्स दिखा सकता है और 1280 का स्टॉप लॉस रखे। तो ये जो फॉर्मेशन बना है वो डबल बॉटम का फॉर्मेशन है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और ट्रेडिंग रेंज बढ़ते जा रहा है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि शायद आने वाले दिनों में ये स्टॉक में एक अच्छा खासा टेक्निकल ब्रेकआउट हमें देखने मिलेगा। तो करंट लेवल्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे काफी अच्छा है। करंट लेवल से श्रीराम फाइनेंस को लॉन्ग करें। ठीक है, तो आपका एक शेयर हो गया श्रीराम फाइनेंस, दूसरा शेयर होगा आपका एनटीपीसी। दोनों के टारगेट स्टॉप लॉस आ गए हैं। आप स्टॉप लॉसेस के साथ कोई छेड़खानी ना कीजिएगा। स्टॉप लॉसेस हमारे हैं, प्रॉफिट आपका है, वो आप जितना मर्जी रखिए। मैं अपने शो में बार बार बोलता हूँ, स्टॉप लॉसेस के अंदर बिल्कुल छेड़खानी ना करें, आप टारगेट के अंदर कर लो जितना करना है। तो एनटीपीसी हो गया और श्रीराम फाइनेंस हो गया, 2 शेयर हो गए। लक्ष्य, आप बुलिश लग रहे हैं थोड़ा, आपके शेयर कौन से हैं? यार कुछ तो बेरिश वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक ब्रेकडाउन लेवल हमेशा मार्क करें। तो फिलहाल मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से 40,550 600 तक जा सकता है। तो उस बियरिश अप्रोच के लिए अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 41,000 अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए स्टॉप लॉस। अगर उसके ऊपर हम निकलते हैं तो आपको अपनी पोजीशन काट के बुलिश हो जाना है, क्योंकि मार्केट राइट नाउ एक रेंज में है और रेंज में ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जो बैठते हैं ज्यादा देर। तो रेंज का जो लोअर एरिया है वो 600 के आसपास होगा सपोर्ट का, और हायर एरिया 41,300 का होगा। तो अगर यहाँ से थोड़ा सा फॉल आता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पुट लेके जा सकते हैं। लेकिन मैं उस पक्ष में, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं यहाँ पे बियरिश नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं उस रेंज के बॉटम को पकड़ के बाउंस के लिए प्ले करने की कोशिश करूंगा। लेकिन वो रेंज जो है वो कई लोग वेट नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैंने कहा कि यहाँ से अगर शॉर्ट करना चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। और मेरे कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में वीकनेस है, जैसे इंडसइंड बैंक 1067 पे है। अगर ये 1075 के नीचे सस्टेन करता है तो ये 1050 के पास तक जा सकता है, यहाँ पे उसको सपोर्ट मिलेगा। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक है 867 पे है, 850 के आसपास इसका सपोर्ट है। अगर 875 के ऊपर नहीं निकलता है तो ये 850 के आसपास तक जा सकता है, जहां पे इसको सपोर्ट मिलेगा। और वही एरिया होगा जहां पे बैंक निफ्टी भी अपना सपोर्ट ले लेगा इन्फ्लेशन डेटा के पहले। तो ये मेरा ओवरऑल व्यू चल रहा है कि अगर यहाँ से हमें एक डिप मिले डेटा के पहले, तो वो एक लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर पहले मार्केट इसको फैक्टर इन कर लेता है कि डेटा अगर 19-20 आ गया तो डेफिनेटली वो बुलिश साइन होगा डेटा के बाद के लिए। तो आप बुधवार के सीपीआई डेटा की बात कर रहे हैं, जिस पर नजर रखनी होगी, लेकिन उससे पहले की स्ट्रैटेजी इस वक्त आपको बैंक्स पे शॉर्ट की लगती है, ठीक है। लेकिन इस हफ्ते ही एक और क्रूशल इवेंट, Q4 की अर्निंग्स शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले आईटी नंबर्स में हेवीवेट्स लाइक टीसीएस, उसके बाद इन्फोसिस और फिर आगे एचडीएफसी बैंक जैसे नंबर्स भी हैं। बिजनेस अपडेट्स तो हम देख रहे हैं बैंक से दमदार आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त ईपीएस के लिहाज से, वैल्यूएशन के लिहाज से किस तरह की एस्टिमेशन निफ्टी काउंटर्स पर होनी चाहिए, निफ्टी स्टॉक्स पर होनी चाहिए, शरद ने एक एस्टिमेशन तैयार किया, पहले उनसे समझ लेते हैं। शरद बताएं। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला ईपीएस निफ्टी का फोर्थ क्वार्टर FY23 रहेगा। इंपॉर्टेंट आंकड़ा देखने को रिकॉर्ड लेवल्स में रह सकता है, 220 के आंकड़े के ऊपर रहेगा। और याद रखिए मार्जिन्स में बढ़ोतरी देखने मिल सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो रही है और उसके कारण जो है ईपीएस में बढ़ावा देखने मिल सकता है। अब ऑफकोर्स फोर्थ क्वार्टर में बात करें तो 3% का ईपीएस का ग्रोथ का अनुमान है, और यही फर्स्ट क्वार्टर FY24 में देखें तो वहाँ पे 9% का ग्रोथ का अनुमान देखने मिल रहा है। लेकिन जो कौन से अहम स्टॉक्स है जो अगले 3 महीने में सबसे ज़्यादा ईपीएस में ग्रोथ दिखाएंगे, इसमें इंक्लूड करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक, कोल इंडिया और एसबीआई, जहाँ पर 18% का ग्रोथ का अनुमान है। और इस लिस्ट में यूपीएल और ओएनजीसी भी शामिल हैं। अब बात करें अर्निंग्स ट्रेंड्स की, तो ओवरऑल कहेंगे ऑफकोर्स
जो थर्ड क्वार्टर था वहाँ पे अबव एस्टिमेट्स वाले नंबर्स आंकड़े कम आए थे, लेकिन आप याद रखिए जो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है वो 50% से ज़्यादा जो है निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे रहे थे। एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल मिले जुले नतीजे थे वो तो ऑलमोस्ट कम हो चुके थे। तो एक टाइप से कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट रहेगा ये अर्निंग्स को, ट्रेंड को ट्रैक करना। लेकिन इसके अलावा जो है वैल्यूएशंस क्या हैं उस पर बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स अगले 2 साल में जो है वैल्यूएशंस में थोड़ी सी करेक्शन की एक्सपेक्टेशंस है। 2 साल में लगभग 17 टाइम्स निफ्टी का जो है एस्टीमेट आ रहा है FY25 के लिए फॉरवर्ड बेसिस पे। लेकिन EPS क्या रहा है वित्त साल 2023 में? जब शुरुआत हुआ तो लगभग 847 रुपये का था, उसके बाद जो है Q4 नंबर्स के बाद 847 हुआ और करंटली जो है 31 मार्च 2023 में 830 रुपये का आंकड़ा आ रहा है। ओके, ठीक है। सो फॉरवर्ड पी आप जो बता रहे हैं वो 17 के आसपास है, तो कम तो हुई है। पहले आप लगभग 18 से 20 की बात करते थे, पहले 20 से ऊपर की भी थी। ठीक है, ठीक है शरद, बहुत बहुत शुक्रिया ये सब कुछ कंपाइल करके लाने के लिए। चलिए, ये तो हुई अर्निंग्स की बात की अर्निंग्स से आपको एक्सपेक्टेशन Q4 के निफ्टी अर्निंग्स पे किस तरह का अपसाइड दिख सकता है, वैल्यूएशन कहाँ होंगे। लेकिन अभी स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या क्या होनी चाहिए। श्रीकांत, जिनके पास टाटा मोटर्स है, जिन्हें आज गेंस मिले, थोड़े बहुत गेंस इरोड भी हुए क्योंकि ये तो 8% तक भी गया, क्या होल्ड कर लें या एक बार के लिए बुक कर लें? न्यूज़ फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, पोजिशनली अच्छा दिख रहा है टाटा मोटर्स, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से क्या राय रहेगी? बिल्कुल, तो देखिए अगर ट्रेडिंग के लिहाज से अगर देखना है तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से बिल्कुल भी अगर कोई मुनाफा अगर मिलता हो तो बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने का मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। लेकिन अगर अगर किसी के पास अगर इन्वेस्टमेंट्स अगर है, बिकॉज मैंने कई बार देखा है प्रियंका कि काफी सारे इन्वेस्टर लोगों ने 450 460 में इसकी खरीदी करके रखी थी और उसके बाद कई बार ये स्टॉक फिसला हुआ है और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम अच्छे न्यूज के साथ ये स्टॉक वापस ऊपर आ रहा है। हमें लगता है कि इस बार का जो ये मोमेंटम बना है, इस बार का जो फॉर्मेशन बना है और इस बार का जो मैं कह सकता हूँ कि जो रिट्रेसमेंट हुआ है, यानी कि इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो इतना बड़ा रिट्रेसमेंट आया है, वो इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक 520 या 550 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट्स अगर है तो बिल्कुल इसे होल्ड करके चले, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको ट्रेडिंग बेसिस पे अगर कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो 445 या 450 के नीचे लॉन्ग पोजीशंस बनाए और करंट लेवल से अगर कोई मुनाफा अगर लेना चाहता हो तो बिल्कुल 470 या 465 तक मुनाफा ले सकते हैं ऑन ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशंस। इसी के बारे में एक और सवाल लूंगा। मान लीजिए किसी को अगर 550 रुपए का टारगेट हासिल करना हो टाटा मोटर्स में, कितना समय देना पड़ेगा आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि मैक्सिमम यहाँ से लगता है कि और एक क्वार्टर रुकना पड़ेगा क्योंकि जो मॉनसून का प्रेडिक्शन अभी तो इनफैक्ट आ चुका है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे क्या वो स्पैन आउट होता है और ग्लोबल लेवल पे ये जो दिक्कतें हैं इन्फ्लेशन की वो कितनी कम होती है। अगर ये कम होती जाती है तो हमें लगता है कि फिर वापस जो ग्लोबल फेसिंग कंपनीज थी वहां पे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे और ये जो कंपनीज है जिनके पास काफी सारे टारगेट्स होते हैं और टारगेट्स के साथ काम करते हैं, हमें लगता है कि वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो मुझे लगता है कि मैक्स शायद जुलाई तक इसे वेट करना पड़ेगा। जुलाई के नंबर्स में हमें लगता है कि 550 के लेवल्स दिखा सकता है। ठीक है, आज सुबह हमने अंशुल सहगल से भी बातचीत की थी, कोटक AMC के देखते हैं, और उनसे हमने मार्केट और सेक्टर्स दोनों के रिगार्डिंग बातचीत की थी। मार्केट पे तो यही कह रहे थे रेंज में रहेगा, हाँ, बट सेक्टर स्पेसिफिक उनका जवाब सुनना बहुत अहम है, इसलिए सेक्टर वाले ही सिर्फ आपको बाइट सुनाते हैं। अंशुल सहगल क्या कह रहे थे सेक्टर्स में, आइए आपके सामने रखते हैं। पिछले कई रिसेशनरी पीरियड्स में जो सेक्टर सबसे कम गिरता है वो है FMCG, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर, क्योंकि वहां पे अर्निंग्स विजिबिलिटी में डेंट नहीं आता, जबकि रिसेशन बाकी सारी इकोनॉमी में प्ले आउट कर रहा होता है। इस सेक्टर में अर्निंग्स विजिबिलिटी फिर भी रहती है। ऐसे ही अगर हम आज की पोजीशनिंग देखें तो हमें लगता है फाइनेंशियल्स में अर्निंग्स विजिबिलिटी हमें दिखता है। हमें दिख रहा है कि अगर इस इकोनॉमी को ग्रो करना है तो उसकी लिक्विडिटी फाइनेंशियल सेक्टर से ही आएगी, और सेक्टर कई सालों के बाद उसका कैपिटल बेस भी स्ट्रांग है और अंडरलाइंग इंडस्ट्री जो कि क्रेडिट लेना चाह रही है वो भी स्ट्रांग है। ना सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि रिटेल कस्टमर भी वो लिक्विडिटी लेना चाह रहा है क्योंकि वो बाहर जाके कंजम्पशन करना चाह रहा है। इस वजह से बैंकिंग के ऊपर काफी ध्यान है हमारा, हमें लगता है वहां पे टेलविंड्स रहेगी।
दूसरी चीज, इस कंट्री में पिछले 21 साल से एक ऐसी सिचुएशन खड़ी हुई कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बाय एंड लार्ज खत्म हो गई। अब हमें इस स्पेस में एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा दिख रही है, और इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कैपिटल गुड सेक्टर में तेजी आएगी। और ये 1-2 साल की तेजी नहीं है, ये 5-10 साल की तेजी है। नई कैपेसिटीज बनेंगी, नए प्रोडक्ट्स आएंगे, दुनिया अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करेगी और इंडिया में लाएगी, तो इस स्पेस में उस चीज का बेनिफिट होगा। ठीक है, तो अंशुल सहगल आपको बता रहे थे कि किस किस सेक्टर्स पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये आने वाले कम से कम आप 6 से 8 महीने का समय लेके चलिएगा कि इसके अंदर मार्केट का किस तरह से चर्निंग होगी, आपके सामने होगा। 12 तारीख को आएंगे टीसीएस के नंबर। सीधा रिस्क लेना थोड़ा खतरनाक है, कल हम आपके सामने प्रीव्यू रख देंगे टीसीएस का, लेकिन उससे पहले ऑप्शंस का कोई सौदा बना सकते हैं क्या? थोड़ी एक ऑप्शन ऐसी मिल रही है जो थोड़ी सस्ती है, 47 रुपीज़ की, 125 का लॉट साइज है। लक्ष्य 3300 की स्ट्राइक की कॉल चेक करना टीसीएस की। आज सुबह भी हमने 12 बजे के शो में भी शो के बारे में, इस कॉल के बारे में चर्चा की थी। अभी वही रेट चल रहा है 48 रुपीज़ का। 3300 के स्ट्राइक की कॉल 48 रुपीज़ की चल रही है। लेना है कि नहीं लेना? अगर लेना है तो फिर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट देने होंगे। जी, ओवरऑल टीसीएस का स्ट्रक्चर मैं बता सकता हूँ कि यहाँ से काफी अच्छा है, और फिलहाल मुझे लग रहा है ये 3350 तक तो जा सकता है बहुत ही आसानी से। तो अगर इसका कॉल ऑप्शन आप लेके प्ले करना चाहते हैं, पूरी मंथली एक्सपायरी पड़ी हुई है, तो इट्स ए गुड ऑप्शन। आपका करीब 10 रुपए का नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए इसमें। ये तो टीसीएस पर राय रही, नंबर्स की शुरुआत होगी, लेकिन इस वक्त डीलिंग रूम से भी कुछ खबरें हैं जो शरद हम तक कंपाइल करके लाए हैं हमारे खास सेगमेंट खबर गरम है में। शरद बताएं कौन सी खबरें आज आपके पास? कौन सा? जी बिल्कुल, जो पूरी जो बात हो रही है, एक चीज़ सेगमेंट में हमने जो है पॉइंट आउट किया था मार्च 27 को एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स, और उसमें जो है उस दिन से लेके अब तक जो है 20% से ज़्यादा का इजाफा देखने मिला है। और एनालिस्ट का मानना है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जो है उस पर कर लीजिए। और हमारी जो खबर थी यह थी कि ये बड़ी जो है ऑर्डर एक्सपेक्टेड है इन कमिंग डेज, तो उस पर ज़रूर फोकस रखेगा। लेकिन आज जो है हमारी डीलर्स के साथ, एनालिस्ट के साथ बात हुई है, तो वो कौन से अहम स्टॉक्स है जो फोकस में रहेंगे। सबसे पहला आता है केम्प्लास्ट, सानमार, और यहाँ पे जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो कस्टम ड्यूटी है पीवीसी प्राइस के लिए वो बढ़ सकती है। इसका मतलब ये पॉजिटिव रिएक्शन जो है पीवीसी प्रोड्यूसर्स को देखने मिल सकता है। और ऑफकोर्स स्टॉक में देखें तो सबसे ज़्यादा इजाफा 15 हफ्ते में देखने मिला है, और पिछले 5 सेशन में भी 14% का जो है टोटल गेन्स देखने मिला। लास्ट मंथ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने भी जो है यहाँ पे स्टेक की जो है बाइंग की है, लगभग आप कह सकते हैं 50,000 शेयर्स की जो है एक्विजिशंस हुई है। लेकिन दूसरा स्टॉक फोकस में कौन सा रहेगा, वो है ओएनजीसी। यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की जो है बाइंग देखने मिल रही है। और अगर लंबे अवधि के बारे में बात करें तो एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है, क्योंकि जो रीसेंट गैस प्राइसिंग हुई है उसके चेंजेस से जो है लॉन्ग रन में बेनिफिशियल ज़रूर रहेगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ी प्रेशर रहेगी। और म्यूचुअल फंड हाउसेज की अगर बात करें तो पिछले 5 क्वार्टर्स में जो है अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं ओएनजीसी में, तो ये 2 स्टॉक्स जो है आज आपके रडार में होने चाहिए। 2 स्टॉक खबर गर्म है, डीलिंग रूम चेक करके लेके आए हैं शरद, और जहां पर एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उनके बारे में भी आपको राय दे रहे हैं, उनके बारे में खबरें भी शेयर कर रहे हैं। लेकिन एवरेस्ट कांटो की बात की शरद ने, और एवरेस्ट कांटो के साथ साथ आप देखिए रोजारी बायोटेक, ये शेयर जो है लगातार रिकवरी को मजबूत कर रहा है। अगर पिछले 5 सत्र को आप देखेंगी तो तकरीबन 25% के आसपास का उछाल है रोजारी बायोटेक में, और आज भी 15-17% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। श्रीकांत जी, पहले तो पिटाई हुई इसकी, 550 रुपये के नीचे भाव गया, लेकिन वहां से लगातार इसमें रिकवरी है। क्या आपको लगता है कि जो रिकवरी जो चल रही है ये अभी सस्टेन करेगी? आप फ्रेश बाइंग करें या फिर अभी दूर रहें, इसमें भलाई है? बिल्कुल, तो देखिए इनफैक्ट ये स्टॉक कभी 1500-1600 के करीब ट्रेड कर रहा था। ऐसा नहीं कि बहुत पहले, अभी कुछ एक साल पहले ही इसकी प्राइस 1500-1600 के रुपए के करीब थी, और वहां से लगातार गिरते गिरते 500-550 के करीब आ चुका है। अब इसमें एक रिबाउंड बना है, लेकिन अभी ये रिबाउंड इनिशियली देखा जाए तो बेस्ड ऑन टेक्निकल्स इसे हम डेड कैट बाउंस बोलते हैं, क्योंकि काफी बड़ी पिटाई के बाद एक रिबाउंड देखने मिलता है। तो हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक आके एक बार 800 रुपए के करीब थोड़ा स्टेबल हो सकता है, 800-850 के करीब। और हमें लगता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंटम में या पर्टिकुलर पुल बैक में इस पर्टिकुलर स्टॉक में से कुछ पोजीशंस को कम किया जा सकता है।
करंट लेवल से अगर कोई करेक्शन अगर आता है, कोई डबल बॉटम या हायर बॉटम का फॉर्मेशन अगर बनता है तो इसमें कुछ राय बनेगी। अदरवाइज हमें लगता है कि करंट पुल बैक को एज एन एग्जिट स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दो शेयरों पे और चर्चा होगी। रियल एस्टेट की शुरुआत में हमने चर्चा तो कर ली थी, स्टॉक्स के बारे में भी बातचीत हो रही थी, लेकिन ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार तेज़ी आ क्यों रही है रियल एस्टेट के अंदर। सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं, एप्पल भारत में स्टोर खोलना चाहता है। बेंगलुरु में एक वो स्टोर की जगह उन्होंने देखी है, उसका रेंट मालूम है कितना है? 2.5 करोड़ रुपया महीना। वो 2.5 करोड़ रुपया महीने का रेंट पे करेंगे और बेंगलुरु में एक स्टोर खोलना चाहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज के स्टोर्स हैं उसी बिल्डिंग के अंदर, लेकिन कोई इतना रेंट पे नहीं करता। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, वमाक्षी हमारे साथ जुड़ रही है, आपको और कुछ डिटेल्स बताने वाली है रियल एस्टेट से जुड़ी हुई। वमाक्षी, बताएं आप। जी बिल्कुल, अगर हम रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात करें तो एक रिकॉर्ड ईयर रहा है उनके लिए FY23। और इनफैक्ट शुरुआत करते हैं हम मैक्रोटेक डेवलपर्स के साथ। तो प्री सेल्स FY23 में 11,500 करोड़ की गाइडेंस के पार चले गए हैं। इनफैक्ट कंपनी ने Q4 में थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहां पर कंपनी ने प्री सेल्स करीब 3,000 करोड़ के ऊपर है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की जो एनुअल बुकिंग है वो 22% आगे है उनकी फुल ईयर गाइडेंस से, और इनफैक्ट वो करीब 20,000 करोड़ की प्री सेल्स भी टारगेट कर रहे हैं FY26 तक। शोभा ने Q4 में हैदराबाद के रियल एस्टेट मार्केट में एंट्री की, और हम देख रहे हैं कि उनकी जो एवरेज प्राइस रियलाइजेशन है वो करीब 20% ईयर ऑन ईयर सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। अजमेरा रियल्टी के तरफ से हम देख रहे हैं अपडेट आया था, और उनका कहना है कि वो अपनी लॉन्च पाइपलाइन को दुगना कर रहे हैं FY24 में, और इनफैक्ट करीब 2,000 करोड़ के ग्रॉस सेल्स भी टारगेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें काफ़ी मजबूत ऑपरेशनल अपडेट आया है रियल्टी प्लेयर्स के साथ। मगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो उभर कर आ रहा है वो है कि डेवलपर्स ने वो सस्टेन किया है प्री सेल्स का पिछले 6 क्वार्टर में। इनफैक्ट एक रिपोर्ट आई है एविनेस पार्क की तरफ से, और उनका कहना है कि एग्रीगेट प्री सेल्स करीब 10,000 करोड़ से 12,300 करोड़ के बीच में रहे हैं, और ये थे कंपनीज उनके जो कवरेज में है उसके लिए। अगर हम देखें सेम टाइम पर अगर हम देखें तो पिछले 6 महीनों में रियल्टी स्टॉक्स में काफ़ी भारी गिरावट आती हुई नजर आई है। हम देख रहे हैं कि शोभा, इंडिया बुल रियल एस्टेट जैसे स्टॉक्स में करीब 20% की गिरावट आई है, और दूसरे काउंटर्स जैसे कि फिनिक्स मिल, मैक्रोटेक डेवलपर्स, प्रेस्टीज एसेट्स, यहाँ पर भी हम भारी गिरावट देख रहे हैं। और ये गिरावट के चलते वैल्यूएशंस 2 ईयर एवरेज के इन लाइन या तो उनके नीचे गिरते हुई नजर आ रही है। मगर आगे चलते हुए रियल एस्टेट सेक्टर के लिए हम देख रहे हैं काफ़ी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स भी नजर आ रहे हैं। रेपो रेट अनचेंज रहा है पिछले मीटिंग में, और ये होम बायर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। Q1 2023 एंड में हम देख रहे हैं कि हाउसिंग इन्वेंट्री 20 मंथ्स पर आ चुकी है 42 मंथ्स से, जो एनारॉक रिपोर्ट कर रही है, और इनफैक्ट ये लोएस्ट इन्वेंट्री ओवरहैंग है पिछले 5 साल में। लग्जरी होम सेल्स की जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी है, और इसी के चलते उनके रेवेन्यू कलेक्शंस को फ़ायदा होता हुआ नजर आ रहा है, और बढ़ते रेंटल्स के चलते होम परचेज इंसेंटिवाइज हो रहे हैं। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, और इसी के चलते रियल एस्टेट सेक्टर आप फोकस में है। ओके, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये आपने जो डाटा हमारे साथ शेयर किया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी आ चुका है पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर ही। लक्ष्य, मेरा एक सवाल है, बाय सेल करना तो दूर की बात है, जिन्होंने ले रखा है उनको अगर 4 से 5 दिन में 10-10, 15% का रिटर्न मिल जाए तो मुश्किल ये होती है कि रखें या फिर प्रॉफिट बुक करके बाहर आएँ। ये ज़्यादा मुश्किल सवाल है, तो ज़रा आप बताइए क्या करना है। 2 ही शेयर हैं, एक तो है गोदरेज प्रॉपर्टी, दूसरा है DLF। मेरा मानना है कि यहाँ से अभी थोड़ा और अपसाइड आ सकता है, डिप आएगी, लेकिन बहुत सारे लोग जो मिस कर गए हैं क्योंकि काफी स्टॉक्स ऑलरेडी गिर चुके हैं अपने हाई से, तो वो लोग चेस करने की कोशिश करेंगे। DLF मुझे लगता है 423 तक जा सकता है, तो यहाँ से 4 से 5% का अपसाइड और आ सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करूं तो उसमें भी काफी अच्छा मूव आया है, वहां भी 1275, 1280 तक का अपसाइड आ सकता है। तो मेरा मानना यह है कि यहाँ पे कोई भी डिप आता है तो बाय बहुत जल्दी होगा, और डिप आएगा इसके लिए तैयार रहें। ऐसा नहीं है कि आप गैप अप में आज चेस करें, अगर कल हल्का फुल्का डिप मिलता है 2-3% का, तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ओवरऑल अगर आपका एक 15 दिन 20 दिन का व्यू है तो उसमें आपको यहाँ पे 5 to 7% अपसाइड और बाकी हैं जो मिल सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी ले रखे हैं वो होल्ड करें, क्योंकि अभी आपका टॉप या बेचने वाला एरिया नहीं आया है। और जो लोग नई एंट्री लेना चाहते हैं वो डिप का वेट करें, क्योंकि वो बेटर आइडिया होगा, बेटर तरीका होगा रियल एस्टेट को प्ले करने का। लेकिन काफी स्ट्रांग है सेक्टर ये। ओके, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग का सेक्टर है, और क्योंकि ये पिछले हफ्ते भी हम डिस्कस कर रहे थे कि RBI
जब पॉज लेते हैं तो बड़े बैंक्स के लिए चाहे बेनिफिट हो या ना हो, रियल एस्टेट, इंफ्रा, एनबीएफसी, स्मॉल बैंक्स, इन सब के लिए फायदेमंद होता है। और आप देखें तो स्मॉल बैंक्स उस दिन नहीं गिरे, रियल एस्टेट तभी से चल रहा है, इंफ्रा हो, एनबीएफसी हो, इनमें मूव बनी हुई है। तो यहाँ इस स्पेस में इनफैक्ट काफ़ी समय के म्यूटेड ग्रोथ के बाद अब इस स्पेस में आपको मूव देखने को मिली है। बैंक्स इस वक्त भी आपको प्रेशर के साथ, बैंक निफ्टी में लगभग 200 पॉइंट्स का प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आज गैस प्राइसेस के चलते जो 3 डिफरेंट डिवीजन में हम ओएनजीसी को बेनिफिट होने की बात कर रहे थे, वहां से लगातार आपको बाइंग दिखी भी है, मोमेंटम सस्टेन रहा है। श्रीकांत, एक बार ओएनजीसी को प्लीज एनालाइज करें हमारे लिए। यहाँ से 4-4.5% की मूव है। क्रूड भी देखिए लगभग 80 अबव 85 के आसपास के बैंड में है। तो ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए, रिफाइनर्स के लिए एक वो रीजन भी है, और दूसरा जो गैस प्राइसेस के कारण भी इसे एड मिल रहा है। ओएनजीसी पर आप क्या करेंगे? क्या अभी होल्ड करेंगे या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करेंगे? बिल्कुल, तो देखिए ओएनजीसी में जैसे कि फंडामेंटल न्यूज फ्लो अभी बन चुका है, हमें लगता है कि ये न्यूज फ्लो इनफैक्ट कई सालों के बाद ओएनजीसी के लिए काफी एक फायदेमंद रहेगा और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा। साथ ही साथ अगर आप देखिए तो इसके अगर प्राइस पैटर्न को देखें तो इसमें काफी सारा इंप्रूवमेंट देखने मिला है और काफी कंस्ट्रक्टिव चार्ट पैटर्न बना है, जो इंडिकेट कर रहा है कि शायद ये स्टॉक यहाँ से कम 175 या 180 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है। वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि 160 के करीब का रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्रीवियस हाइज इसी लेवल्स के करीब के थे। लेकिन हमें लगता है कि इवेंचुअली स्टॉक में और भी परफॉर्मेंस देखने मिलेगा, शायद और भी अपग्रेड्स आएंगे। तो करंट लेवल से अगर कोई भी डीप अगर आता है तो बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चले। करंट लेवल से भी अगर पोजिशनल व्यू है यहाँ से 1-1.5 महीने का, तो करंट लेवल से भी लॉन्ग करके चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू वी आर वेरी क्लोज टू रेजिस्टेंस लेवल, तो 160 और 150 ये दायरे में ये स्टॉक अटका हुआ है। 153 154 के करीब अगर मिलता है तो बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चले। ठीक है, ओएनजीसी को लेकर ये व्यू। लेकिन आज सुबह दरअसल गोल्डमैन सैक्स की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी टाटा मोटर्स पे। टाटा मोटर्स आज निफ्टी का टॉप गेनर है, 6% के आसपास की तेजी है। लेकिन बंधन बैंक को भी उन्होंने अपग्रेड किया है, न्यूट्रल से रेटिंग बढ़ाकर किया है बाय। और इस वक्त हम बंधन बैंक को देख रहे हैं कि 1% के आसपास के गेंस हैं। वैसे निफ्टी बैंक के अगर आप बाकी स्टॉक्स को देखें तो निफ्टी बैंक अपने आप में सुस्त है, वहाँ से थोड़ी कमजोरी है। लेकिन बंधन बैंक 210 रुपये के आसपास से 1% के गेंस के साथ साथ, और गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि ये शेयर यहाँ से भी 30% और चल सकता है। लक्ष्य बंधन बैंक की बार बार चर्चा होती है और बार बार ये शेयर थोड़ा चढ़ के नीचे आ जाता है। कहा तो ये भी गया है कि ये अगला आईटीसी साबित हो सकता है। चार्ट्स इसके क्या इंडिकेट आपको ये कर रहे हैं क्या कि ये तेजी की जो बात गोल्डमैन सैक्स कर रहे हैं, ये तेजी हमें दिखेगी? आप खरीदना चाहिए इसको अभी? चार्ट्स में अगर देखें बंधन बैंक का, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो एक बहुत अच्छा हैमर बनाया है इसने, जो कि काफी अच्छा एक बॉटम का कंफर्मेशन भी होता है, बड़ा हैमर है वीकली टाइम फ्रेम में। उसके अलावा अगर आरएसआई देखें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है वीकली में, जो कि काफी बड़ा टाइम फ्रेम होता है, उस पर ट्रस्ट हम कर सकते हैं अगर हमारा मीडियम टर्म का आउटलुक है। तो मुझे लगता है यहाँ से बंधन बैंक एटलीस्ट 230 से 260 तक जा सकता है। अगर इसका आप बोलें कि किस एरिया में कंसोलिडेशन होगा, तो 195 से 198 एरिया इसका एरिया है जहां पे इसको बाइंग बार बार मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये यहाँ से 215 216 निकाल देता है तो अगले 15-20 रुपए मतलब 230 235 तक ये बहुत जल्दी पहुंचेगा। और 235 के एरिया में काफी क्लस्टर था, लास्ट टाइम हम वहीं पे रेजिस्टेंस फेस करके गिरे थे, वहां पे कुछ समय बिताएगा और फिर उसके बाद जो अगली जर्नी है टुवर्ड्स 265 270 वो ओवर ए पीरियड ऑफ 2 से 3 हफ्ते शुरू होगी। तो अगर आपका 2 महीने का व्यू है तो आप देखें 260 270 तक ये जा सकता है। ओके, ठीक है। आज एक कंपनी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। एक्चुअली वो शेयर थोड़ा पहले ही चलने लग गया था, लेकिन आज 3:30 बजे उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वो है न्यूजेन केमिकल। अजय मेरे सहयोगी हैं, उनके पास सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि एक जापानी कंपनी के साथ करार हो रहा है। आइए पहले उनसे समझ लेते हैं खबर और उसके बाद इस शेयर के बारे में और पता करते हैं न्यूजेन के बारे में। अजय, जरा बताइए जानकारी। जी हाँ, न्यूजेन केमिकल्स एक कंपनी है जो फोकस में रहेगी आज, क्योंकि आज 3:30 बजे के बाद मार्केट क्लोज होने के बाद न्यूजेन एक जापानीज कंपनी के साथ, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल जापानीज कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अरेंजमेंट साइन करने वाली है। हमारे सोर्सेज ने बताया हमें कि एक बहुत बड़ी जापानीज कंपनी है, $multi-billion जापानीज कंपनी है, जो ईवी इलेक्ट्रोड्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर
नियोजिन के साथ करेगी। नियोजिन को पीएलआई का बेनिफिट भी मिलेगा और पीएलआई के अंतर्गत ईवी इलेक्ट्रोड्स मैन्युफैक्चरिंग यहाँ नियोजिन केमिकल इंडिया में स्टार्ट करने वाली है। आपने देखा होगा कि बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड है ईवीज की इस समय। जो रेगुलर आइस इंजन्स वाले डेटा आया था, सेल्स डेटा व्हीकल्स का, उसके सामने ईवी का जो व्हीकल सेल्स डेटा था वो बहुत ज़्यादा था। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अभी तक एक्साइड, एमेरॉन और ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी विदेशों से खरीदी थी। अब वो ईवी इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर भी मैन्युफैक्चर करेगी नियोजिन केमिकल। तो ये एक बड़ी स्टोरी बन सकती है। आज उन्होंने 3:30 बजे के बाद एक प्रेस मीट बुलाई है। तो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि ये जो जापानीज कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अरेंजमेंट है, उस प्रेस मीट में वो अनाउंसमेंट आने वाला है। तो ट्रेड में नियोजिन केमिकल आज दिन भर में एक फोकस में रहने वाला है। ठीक है, तो नियोजिन केमिकल से एक बार खबर हमको पता लग गई है। लक्ष्य, एक चीज़ बताइए जरा, ये ऐसा तो नहीं कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, कल ये शेयर कमज़ोर हो जाए? इससे पहले आज 5% और उससे यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी करीब 5% चला हुआ शेयर है, तो 2 दिन में करीब 10% चल चुका है। इसकी स्ट्रेंथ चेक कर लो, दम चेक करो जरा कितना है। मेरे हिसाब से आज इसमें किसी ने प्रॉफिट बुकिंग भी की है हाई से। अगर आप देखें तो हाई से ऑलरेडी 40-45 रुपीज डाउन है। तो मैं ऐसे स्टॉक पे जहां पे न्यूज है अभी फिलहाल थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करूंगा। अगर आज का हाई निकलता है तो उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो 1450 के ऊपर अगर ये निकलता है तो उसके बाद आपको 200 से 300 रुपए का अपसाइड मिलेगा। तो कंफर्मेशन का वेट कर लेते हैं। रेलगाड़ी छूट नहीं रही है, लेकिन अगर फंस गए और इतनी ज्यादा जो हाइप है न्यूज की, अगर उतनी अच्छी न्यूज मार्केट ने नहीं ली तो डेफिनेटली सेलर्स भी आ सकते हैं। तो मेरा ये रहेगा अप्रोच की वेट कर ले न्यूज का और 1450 के ऊपर निकलने दें, उसके बाद आपको 200 से 300 रुपए का अपसाइड मिलेगा अगर इतनी अच्छी न्यूज है। ऑलराइट, थोड़ा वेट करेंगे। आप अभी एंट्री पॉइंट नहीं ढूंढेंगे, लेकिन ऐसे में फिर बीटीएसटी ट्रेड्स क्या होंगे लक्ष्य? अगर लास्ट के 10-12 मिनट में कोई किसी को घर डिलीवरी बेस्ड कॉल्स लेनी हो, डिलीवरी बेस्ड पोजीशन लेनी हो, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे या फिर होल्ड करने की क्या राय होगी? यहाँ पे मेरा व्यू यही रहेगा कि आईटी स्ट्रांग है, तो आईटी स्टॉक्स को आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। रिजल्ट्स भी आने वाले हैं और जो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है वो भी एक तरह से हेल्प करेगा टेक और आईटी को। तो अगर हम उसके पहले सेलिंग देखते हैं तो हम उसके बाद बाइंग की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है नॉर्मली। और अगर उसके पहले ये चल गए तो आप इन्फ्लेशन डेटा के पहले निकल सकते हैं और रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। तो मेरा मानना है कि आईटी एक बेटर सेफ बेट होगा यहाँ से। और लॉन्ग पोजीशन अगर बनानी है तो बैंक से बेटर होगा निफ्टी, क्योंकि बैंक्स में थोड़ा सा कंसर्न है, मॉनसून का भी डेटा आ जाए थोड़ी, उससे भी मार्केट में थोड़ी सी है मायूसी। लेकिन निफ्टी थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ देगा और उसमें आईटी आपका ज्यादा अच्छा चलेगा। ऑटो में आज का जो चलने के बाद मैं अभी भी वेट करूंगा, क्योंकि मॉनसून का जो इंफॉर्मेशन आई है उससे भी जो ऑटो के स्टॉक्स हैं वो खुश नहीं होते हैं। फिलहाल ग्रीन में है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसको ज्यादा देर तक ये लोग खींच पाएंगे। तो आईटी विल बी द सेफेस्ट बेट, जैसे आपका टेक महिंद्रा है, विप्रो है और इन्फोसिस टीसीएस है, जैसे हम बात भी कर रहे थे। तो इनमें कम से कम 2 से 3% का अपसाइड आ सकता है बाय वेडनेसडे। अगर डेटा अच्छा आता है तो डेफिनेटली और रैली आ सकती है, और रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो वो भी बूस्ट करेंगे, क्योंकि स्टॉक्स अभी ज्यादा चले नहीं। तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट है। ठीक है, आईटी और ऑटो ये पसंद है लक्ष्य को। यहाँ पर आप मौके खोज सकते हैं। 12 तारीख को आएंगे टीसीएस के नतीजे, 13 तारीख को आएंगे इन्फोसिस के नतीजे और 15 तारीख को अगर हम बैंकिंग की बात करें तो एचडीएफसी बैंक के नतीजे आएंगे। तो नतीजों की धमाकेदार शुरुआत होने वाली है। लेकिन श्रीकांत जी, यही सवाल आपसे भी है। आप देखिए एग्जैक्टली 10 मिनट का समय बचा है। किसी को बीटीएसटी ट्रेड्स करने हो या फिर एसटीबीटी करने हो, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं? वैसे 2 सेक्टर मुझे लगता है कि जहां पे रिन्यूड इंटरेस्ट बना हुआ है वो है केमिकल फर्टिलाइजर के साथ साथ टेक्सटाइल या कुछ ब्रांड रिलेटेड कंपनीज। तो वहां पे अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि दीपक नाइट्राइट एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई हफ्तों से इसी रेंज के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मल्टीपल बॉटम्स बनाने के बाद अभी इसमें रिकवरी बन गया है। तो 1820 वाला ये स्टॉक वापस एक बार 1860-70 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें, 1790 का स्टॉप लॉस रखें। साथ ही साथ हमें लगता है कि रेमंड ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे लॉन्ग करने की हम राय रख रहे हैं, क्योंकि उसमें अच्छा खासा एक रिवर्सल पैटर्न बना है। वीकली बेसिस पे एक हैमर बना था, उसका एक वैलिड कंफर्मेशन आ रहा है जो इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक शायद एक बार 1370-1380 के लेवल्स भी दिखा सकता है, यानी कि अच्छी खासी अपसाइड करंट लेवल से भी नजर आती है।
तो रेमंड्स को लॉन्ग करे 1250 का स्टॉप लॉस रखे, दीपक नाइट्राइट को लॉन्ग करे 1790 का स्टॉप लॉस। ओके ठीक है, कुछ स्टॉक्स और भी हैं जहाँ पे थोड़ा ध्यान रखा जा सकता है। क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, क्या बाजार की थोड़ी हेल्प करेगा? एक बार लक्ष्य चेक कर लीजिए ना, अगले 5 से 7 दिन के लिए रिलायंस का रोल क्या रह सकता है? ये बाजार को कमज़ोर करेगा या फिर मजबूत करेगा? जी, एक सेकेंड। मेरा मानना है कि रिलायंस यहाँ से एक स्ट्रेंथ का काम ही करेगा, वीकनेस नहीं यहाँ पे, मतलब ये पीछे की तरफ नहीं खींचेगा। जो आज का डिप है ये एक कई लोग इसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी या फिर और यहाँ से गिर सकता है ये सोच रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ से और सेलिंग आएगी। थोड़ा बहुत अगर आप 2315 की बात करें तो वहां पे सपोर्ट है, अगर उसको होल्ड करता है तो 2310 का आप स्टॉप लॉस लेके इसको लॉन्ग पोजीशन सोच सकते हैं। यहाँ से 2345 से 60 की तरफ ये मूव कर सकता है। तो मुझे लगता है रिलायंस यहाँ से सपोर्टिंग काम करेगा। आईटी और रिलायंस, अगर बैंक्स ने मूड बिगाड़ा तो रिलायंस आईटी के साथ देकर मार्केट को संभालने की कोशिश करेगा, ये मेरा व्यू। अभी फिलहाल आप इसे बाय नहीं करेंगे इन लेवल्स पर लक्ष्य, या वेट करेंगे डिप का? किस स्टॉक को? रिलायंस को ही। और अगर बाय करेंगे तो रिलायंस को हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, लेकिन हम अगर यहाँ पे और 10 रुपए नीचे जाता है तो हम वहां ऐड कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस 2310 के नीचे ही है, अगर उसके नीचे ज्यादा घंटे 2 घंटे सर्वाइव करेगा तभी दिक्कत है, अदरवाइज ये 2310 जाते जाते फिर से इसमें बाइंग रिन्यूड इंटरेस्ट आएगा, तो आप इसको यहाँ से नीचे तक एवरेज कर सकते हैं 2310 तक, और फिर एक अपसाइड देख सकते हैं 50 to 60 पॉइंट्स का इजिली। क्योंकि रिलायंस का पैटर्न ऐसा ही रहा है, थोड़ा सा डिप आता है, कंसोलिडेट करता है, फिर उसके बाद एक दिन शूट अप करता है 3 to 4%। कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर ले लेते हैं और 10 रुपए और नीचे भी गिरता है तो लक्ष्य बोलते हैं कि उसे एवरेज करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, लेकिन बड़े अपसाइड के लिए आपको एंट्री पॉइंट राइट टाइम पे ढूंढना जरूरी है। क्या श्रीकांत, पावर फाइनेंस काउंटर हो, एनटीपीसी, आरईसी, ये सारे के सारे बीटीएसटी हैं, ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं या फिर एक बार के लिए बुक कर सकते हैं? मुझे लगता है इनफैक्ट काफी अच्छी रैली हमने आरईसी पीएफसी में देख ली है, तो लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी रैली हमें काफी रेयरली देखने मिलती है इन काउंटर्स में। लेकिन एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये जो स्टॉक है उनमें कभी जस्ट ब्रेकआउट बना हुआ है और हमें लगता है कि इनमें और रैली कंटिन्यू हो सकती है, तो एनटीपीसी को बिल्कुल कंटिन्यू किया जा सकता है, पावर ग्रिड को कंटिन्यू किया जा सकता है। एनटीपीसी में टारगेट्स है 183, 185 के, पावर ग्रिड में टारगेट्स बन रहे हैं 230 से लेकर 235 रुपए के। एनटीपीसी और पावर ग्रिड पर श्रीकांत जी का ये व्यू। लेकिन श्रीकांत जी, आपसे जरा जानना चाहेंगे, जो खपत वाले शेयर हैं, आज देखिए वहाँ थोड़ा सा मूड खराब है बाजार में। अगर आप कुछ लाल निशान खोजेंगे तो आपको चौतरफा यहाँ पर जो भी बड़े स्टॉक्स हैं, आप चाहे एचयूएल देखिए, टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट्स, नेस्ले, ब्रिटानिया, ये सारे के सारे निफ्टी के टॉप 10 गिरने वाले शेयरों में शामिल हैं। और मॉनसून को लेकर थोड़ी सी बुरी खबर भी आई है। अभी धीरे धीरे बातचीत हो रही थी कि शायद रूरल रिकवरी की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उसके पहले ही एक और बम गिर गया स्काईमेट की तरफ से। अब इंतजार है कि 15 तारीख को जब आईएमडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो वहां से क्या निकल के आता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि थोड़ी सी सुस्ती यहाँ पर और छाई रह सकती है, नीचे जाएं तो क्या आपकी राय क्या होगी? लेने की कोशिश करनी चाहिए या फिर थोड़ा सा भी इंतजार करना बेहतर रहेगा? देखिए, बिल्कुल इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें शॉर्ट टर्म में, बिकॉज की सेंटिमेंट अगर देखा जाए तो काफी हेवी है और काफी सारे एनालिस्ट लोग मानसून के प्रेडिक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सेक्टर दबा हुआ रहेगा। लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि ये सेक्टर में और परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। ब्रिटानिया हमें लगता है कि वापस 4,500, 4,600 के लेवल्स दिखा सकता है, या आईटीसी है जो 400 प्लस के लेवल्स दिखा सकता है, हिंदुस्तान लीवर वापस 2700 के लेवल्स दिखा सकता है। तो ऑन इमीडिएट बेसिस हमें नहीं लगता कि कोई बड़ा डिटोरिएशन देखने मिलेगा, लेकिन हाँ, बिकॉज की न्यूज फ्लो अगर देखा जाए तो वो थोड़ा सा डविश है, इसीलिए हमें लगता है कि अगर इन पर्टिकुलर सेक्टर में अगर कोई करेक्शन अगर मिलता है तो बिल्कुल इससे लॉन्ग करके चले। एक शेयर है, छोटा शेयर है, उनो मिंडा के नाम से, UNO मिंडा, MINDA। एक बार जरा वो शेयर लगाइए, आपको ध्यान होगा इस पूरे सेगमेंट से जुड़ी हुई न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा ऑटो एंसिलरी है। UNO MINDA, उनो मिंडा। लक्ष्य, एक बार आप इस शेयर को अगर ढूंढ रहे होंगे तो एक बार जरा चेक करना, लास्ट के 5 मिनट में कुछ बाइंग आई है इसके अंदर और शेयर ऑलमोस्ट डेज हाई पे क्लोज कर रहा है। BTST करें या छोड़ दें?
इसको पोजिशनली BTST कर सकते हैं। इसमें मुझे लगता है कि ये 509 का एरिया अगर निकालता है ये, तो ये 525 तक जा सकता है। तो यहाँ से अपसाइड अभी है और अच्छा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम भी अच्छे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे 10-15 रुपीज का अपसाइड आपको और मिल सकता है, लेकिन 525 के आसपास निकलने की भी सोचना है, क्योंकि ऑलरेडी काफी चल चुका है। ठीक है, यूनो मिंडा पर ये व्यू लक्ष्य, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे जरा L&T के बारे में भी आप हमसे व्यू शेयर कीजिए। 52 हफ्ते के ऊपरी स्तरों पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, 23 रुपए के पार है ये, और आज भी 2% के आसपास से तेजी थी। गेंस को काफ़ी हद तक बचा के रखा है अभी तक, अब तो सेशन खत्म होने वाला है। L&T में क्या आप फ्रेश बाइंग करने की सलाह देंगे? कोई डिप आए तो मौके बन सकते हैं? फिलहाल तो फ्रेश बाइंग ना करें, थोड़ा सा डिप आ जाने दें। ये स्टॉक एक बार 20 to 50 की तरफ आए तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। राइट नाउ इसको चेज ना करें। थोड़ा सा रेजिस्टेंस एरिया है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है वहां पे, तो इस एरिया पे बचें, डिप का वेट करें। लेकिन ओवरऑल अगर इसका आप ट्रेंड देखेंगे तो एक तरफा रैली ये देता ही जा रहा है लगातार काफी दिनों से। तो काफी लोग सरप्राइज हैं, लेकिन इंफ्रा पुश सबको पता है कि काफी इंडिया के लिए जरूरी है और यहाँ पे फोकस भी रहेगा गवर्नमेंट का। तो इसलिए ये स्टॉक लगातार हर डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इसमें मुझे लग रहा है जो ब्रेकआउट होगा वो आपका 2400 के ऊपर अगर निकलेगा आज से, मान लीजिए 1 से 2 महीने में, तो आपको कम से कम ये 3000 तक जा सकता है। तो मेरा ओवरऑल जो इसमें स्ट्रक्चर के बेस पे जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो 3000 का है, लेकिन डिप पे ही इसको एक्यूमुलेट करें। जब भी बड़ी रैली आई हो 2-3 दिन में तो उसमें चेज ना करें। ओके, ठीक है। तो आज हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और आज का दिन जो जाना जाएगा वो टाटा मोटर्स के लिए, IT कंपनी के लिए और L&T के लिए जाना जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या हुआ मार्केट में आज क्लोजिंग का पूरा एक्शन बता रही है प्रियंका वॉल से। प्रियंका, बताएं आप। बिल्कुल, आपने जो बातें कवर की एक्चुअली वही सबसे बड़ी बात थी आज। अगर दिन क्योंकि बड़े जो अपडेट्स आए वो ये JLR को लेकर हमेशा टाटा मोटर्स के साथ उनके फ्री कैश फ्लो, नेट डेट रिडक्शन, ये दो हमेशा की फैक्टर्स रहते से बाजार वॉच आउट करना चाहता है। और जो उनकी सेल्स फिगर्स बढ़ के आई, फ्री कैश फ्लो की बात आई, उसे बाजार ने काफ़ी पसंद किया। खुलने के बाद, ये गैप अप के बाद टाटा मोटर्स में आपको मौका मिला। 8% तक की तेजी टाटा मोटर्स में दिखी और अब भी आप देखें तो स्ट्रेंथ के साथ ही क्लोजिंग करके जा रहा है। दूसरे जो स्पेस है, और आज निफ्टी के गेनर्स में दूसरे अगर काउंटर्स की बात करें, निफ्टी में स्ट्रेंथ थी बिकॉज ऑफ ऑटो, IT, क्योंकि IT के अब नंबर्स भी आने हैं, तो वहां पर आपको कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ बेटर दिख रही थी। बैंक्स इनफैक्ट आज लगाड़ थे, सुबह से ही बैंक्स में वॉलेटिलिटी भी थी और अभी भी आप देखें तो बैंक्स में लगभग 200 पॉइंट्स की वहां पर गिरावट दिख रही है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो इतनी बुरी नहीं दिख रही है। दूसरे जो काउंटर्स आपके निफ्टी पर थे उसमें अडानी पैक के, अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स, इनमें स्ट्रेंथ देखने को मिली। IT काउंटर्स में विप्रो और दूसरे तमाम काउंटर्स, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, इनमें आपको स्ट्रेंथ बेटर दिखाई दी। और ONGC में भी आपको स्ट्रेंथ दिखी, क्योंकि गैस प्राइसेस का फर्क 3 डिफरेंट कैटेगरी में, चाहे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन हो, गेल जैसे काउंटर्स हो, और साथ ही ONGC और ऑयल इंडिया में हो, वहां पर मूव का फायदा मिलता है। और आपने उसको स्टॉक प्राइस की मूवमेंट में भी आज देखा। आज लूजर्स कहाँ थे? क्योंकि आज बैंक्स और फाइनेंस थोड़े लगाड़ थे, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली आपको दिख रही थी। और बजाज फाइनेंस बड़ा लूजर रहा। आप पिछले हफ्ते में 2 दिन में 2 वर्किंग डेज में आप देखें तो वहां पर लगभग 4-4.5% की मूव आ भी चुकी थी। लगभग 6000 के आसपास टच होकर फिर वापस बजाज फाइनेंस में आपको यहाँ आज प्रॉफिट बुकिंग बनते हुए दिखाई दी। और दूसरे जो काउंटर लूजर्स थे वो टाटा कंज्यूमर थे। आज एक स्पेस जो क्लियरली RBI के पॉज के बाद बेनिफिट होता है और बहुत समय से मल्टी ईयर इनफैक्ट इसमें ब्रेकआउट की बात की जाती है, लेकिन ये सेक्टर ने इस स्पेस में रिटर्न्स दिए ही नहीं है, वो रियल एस्टेट। DLF हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ब्रॉय रियलिटी, प्रेस्टीज और इनफैक्ट शोभा के भी अच्छे बिजनेस अपडेट्स आए थे, वहां से मोमेंटम सुधरा। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव ऑटो को भी फायदा मिलता है और दूसरा रियल एस्टेट को भी फायदा मिलता है, क्योंकि बाजार में अब एक व्यू दिख रहा है कि शायद इन्फ्लेशन पीक आउट है, क्योंकि RBI ने रेट्स पॉज किए। उसके चलते मिड कैप स्पेस से आपको गोदरेज जैसे काउंटर्स में मूव दिखी, प्रेस्टीज जैसे काउंटर्स में मूव देगी। आज फिर से आपको पावर स्पेस में, चाहे वो NTPC जैसे काउंटर्स हो, फाइनेंसर्स हो, PFC हो, REC जैसे काउंटर्स हो, इनमें भी आपको फिर से मूव दिखाई दी। सो ओवरऑल आज का जो एक्शन था वो लार्ज कैप स्पेस में ज़्यादा दिखाई दिया। आप एडवांस डिक्लाइन देखें तो ऑलमोस्ट 50-50 रेशियो के साथ एडवांस डिक्लाइन रेशियो जारी है। आज छठा दिन था जब बाजार में आपको एक शॉर्ट कवरिंग का बाउट दिखा, लेकिन अब एक की इवेंट बुधवार को जो CPI के नंबर्स US से आने हैं उससे पहले
थोड़ी सी बाजार में जिटरीनेस दिख रही है कि आप बैंक्स पे प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देख रहे हैं। सो ओवरऑल आज 17,600 क्रूशियल लेवल, निफ्टी उसके ऊपर ही ट्रेड करता रहा। हालांकि बैंक निफ्टी ने जरूर अपने 41,000 40,900 के उन ऊपर के लेवल्स को रेजिस्टेंस के तौर पे देखा और वहां से नीचे भी आया। एंड कैपिटल गुड्स में तो लगातार आप एल&टी जैसे स्टॉक्स में तेजी देख रहे हैं, सीमेंट स्पेस में लगातार तेजी देख रहे हैं। सो ओवरऑल आज दिन ऑटो में टाटा मोटर्स के नाम रहा, ये कहना चाहिए, वहाँ बड़ी स्ट्रेंथ दिखी। देखना होगा कि अब बाजार बड़े क्रूशल इवेंट से पहले किस तरह से कल शेपअप होता हुआ दिखाई देता है। क्या फिर से कंसोलिडेशन का फेज होगा? विल हैव टू वॉच आउट। प्लस आज ग्लोबल फैक्टर्स कैसे वर्कआउट करके आते हैं, पैन आउट होता है। शो को फिलहाल यहीं समेटते हैं। हमारे साथ श्रीकांत और लक्ष्य, आज उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी समय दिया, व्यूअर्स के साथ अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और कई सारे स्टॉक पिक्स पर रिकमेंडेशन दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुबह फिर होती है आपसे मुलाकात, लेकिन लगातार अपडेट्स जारी हैं, कहीं मत जाएगा।